लुक्स नहीं, ये एक क्वालिटी उन्हें खींचती है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। 2 लड़के थे, दोनों एक ही कॉलेज में। एक का नाम था आदित्य, 6 फीट लंबा, जिम बॉडी, शार्प जॉलाइन, ब्रांडेड कपड़े। इंस्टाग्राम पर 5000 फॉलोअर्स, हर लड़की उसे नोटिस करती थी। दूसरा था संदीप, एवरेज हाइट, साधारण दिखने वाला, सिंपल कपड़े, कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं। अब तुम सोचोगे, ऑब्वियसली आदित्य का गेम स्ट्रांग होगा, राइट? लड़कियां उसके पीछे होंगी। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी थी। आदित्य को लड़कियां अटेंशन देती थीं, लेकिन कोई सीरियस नहीं होती थी। डेट्स होती थीं, लेकिन सेकंड डेट नहीं होती थी। अट्रैक्शन था, लेकिन कनेक्शन नहीं बनता था। दूसरी तरफ संदीप, जिसे लड़कियां पहली नजर में ऑर्डिनरी मान लेती थीं, उसके साथ जो भी लड़की थोड़ा वक्त बिताती थी, वो उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती थी। उसके मैसेजेस का वेट करती थी, उसकी बातों को याद रखती थी, उसके साथ रहने में एक अलग ही कंफर्ट फील करती थी। एक दिन कैंटीन में आदित्य ने संदीप से पूछा, यार तू कौन सी ब्लैक मैजिक करता है? मुझसे ज्यादा अच्छा तो मैं दिखता हूँ, फिर भी लड़कियां तेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल क्यों हैं? संदीप ने स्माइल किया और कहा, भाई तू उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मैं उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ, और वो फर्क वो सब कुछ बदल देता है। आज मैं तुम्हें वो क्वालिटी बताऊंगा जो लुक से ज्यादा पावरफुल है, पैसे से ज्यादा अट्रैक्टिव है और सोशल स्टेटस से ज्यादा मैग्नेटिक है। ये क्वालिटी किसी फेक पर्सनैलिटी के बारे में नहीं है, ये किसी मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में नहीं है, ये उस जेन्युइन ट्रेट के बारे में है जो एक औरत के दिल और दिमाग दोनों को छू लेती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये क्वालिटी तुम डेवलप कर सकते हो, आज से, अभी से। तो अगर तुम कभी भी इस कंफ्यूजन में रहे हो कि मैं अच्छा दिखता हूँ फिर भी अट्रैक्ट नहीं कर पाता, या पैसा कमाने के बाद भी जेन्युइन कनेक्शन नहीं बनता, तो अगले 20 मिनट तुम्हारी पूरी अंडरस्टैंडिंग बदल जाएगी। चलो शुरू करते हैं। पहले एक बात क्लियर कर दूं, ये वीडियो लुक्स को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं है, ये पैसे की इंपॉर्टेंस को डिनाई करने के लिए नहीं है। लुक्स मैटर करती हैं, पैसा मैटर करता है, स्टेटस मैटर करती है, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, ये चीजें सिर्फ डोर खोलती हैं, वो डोर के अंदर नहीं ले जाती। समझो इसे ऐसे, लुक्स एक अच्छी बुक कवर की तरह है, वो तुम्हें बुक उठाने के लिए अट्रैक्ट करती है, लेकिन अगर अंदर के पेजेस में डेप्थ नहीं है, स्टोरी नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, तो लोग उस बुक को वापस रख देते हैं। और औरतें बहुत अच्छी रीडर्स हैं, वो पहले कुछ पेजेस पढ़ते पढ़ते समझ जाती हैं कि ये बुक उनके वक्त के लायक है या नहीं। एक कहानी सुनो। अमन नाम का एक लड़का था, 28 साल का, सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर, लग्जरी अपार्टमेंट, जर्मन कार, डिजाइनर वार्डरोब, बेसिकली हर वो चीज थी जो सोसाइटी सक्सेसफुल मानती है। अमन डेटिंग एप्स पर था, मैचेस तो बहुत आते थे, ऑब्वियसली उसकी प्रोफाइल इंप्रेसिव थी, फर्स्ट डेट्स होती थीं, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में, लड़कियां इंप्रेस भी होती थी, लेकिन हर बार कुछ डेट्स के बाद सेम पैटर्न, लड़कियां स्लो फेड कर देती, मैसेजेस कम हो जाते, एक्सक्यूजेस आने लगते, बिजी हूँ, अभी रिलेशनशिप नहीं चाहिए, वी वांट डिफरेंट थिंग्स। अमन फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने अपने दोस्त से कहा, यार मेरे पास सब कुछ है, फिर भी कोई रुकती क्यों नहीं? क्या लड़कियां चाहती क्या है? उसके दोस्त ने पूछा, तू डेट्स पर करता क्या है? बस अपने बारे में बताता हूँ, अपने स्टार्टअप के बारे में, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में। फिर वो भी अपने बारे में बताती है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। और तू उनकी बातें सुनता है? हाँ सुनता हूँ। सुनता है या एक्चुअली समझने की कोशिश करता है? अमन को जवाब नहीं आया, क्योंकि सच्चाई ये थी, वो सुनता तो था, लेकिन उसका फोकस ज्यादातर इस बात पर होता था कि अगली बात वो क्या कहेगा जो उसे और इम्प्रेसिव बनाए। वो फिजिकली प्रेजेंट था, लेकिन इमोशनली एब्सेंट था। और यही सबसे बड़ा गैप है जो लुक्स, पैसा, स्टेटस कुछ भी फिल नहीं कर सकता। तुम लाखों खर्च कर सकते हो किसी को इम्प्रेस करने में, लेकिन अगर तुम उसे जेन्युइनली अंडरस्टैंड नहीं करते तो वो सब बेकार है। एक और एग्जाम्पल, प्रिया और रोहन। प्रिया एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल थी, इंडिपेंडेंट, एम्बिशियस, फाइनेंशियली स्टेबल। उसे लड़कों की कोई कमी नहीं थी, रिच लड़के, हैंडसम लड़के, वेल सेटल लड़के, लेकिन उसे सब में कुछ मिसिंग लगता था। कोई सिर्फ अपने बारे में बात करता, कोई हर बात को इम्प्रेस करने का अपॉर्चुनिटी बनाता, कोई उसे एक अचीवमेंट की तरह ट्रीट करता जिसे पाना है। फिर उसकी मुलाकात हुई रोहन से, एक मिडिल क्लास फैमिली से, एवरेज जॉब, कोई लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं। पहली मुलाकात में रोहन ने ज्यादा अपने बारे में बात नहीं की, उसने प्रिया को जेन्युइनली सुना। जब प्रिया ने अपने ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में बताया तो रोहन ने सिर्फ नहीं कहा,
उसने फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे। उसने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि प्रिया एक्चुअली क्या फील कर रही है। जब प्रिया ने अपने ड्रीम्स के बारे में बताया तो रोहन ने उसे जज नहीं किया, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की। उसने जेन्युइनली उसकी ड्रीम्स में इंटरेस्ट दिखाया। और सबसे बड़ी बात, रोहन ने प्रिया को एक पर्सन की तरह ट्रीट किया, ना कि एक प्राइज की तरह जिसे जीतना है। 3 महीने बाद जब प्रिया के दोस्तों ने पूछा तू रोहन के साथ क्यों है, उसके पास ना लग्जरी है ना वो सोशल स्टेटस, तो प्रिया ने कहा क्योंकि रोहन के साथ मैं खुद हो सकती हूँ, मुझे इम्प्रेस करने का प्रेशर नहीं होता, मुझे परफेक्ट दिखने की जरूरत नहीं होती, वो मुझे समझता है। और वो फीलिंग वो किसी फैंसी रेस्टोरेंट या लग्जरी कार से नहीं मिलती। औरतें इम्प्रेस्ड नहीं होना चाहती, औरतें अंडरस्टूड होना चाहती हैं। और जो इंसान ये फर्क समझ लेता है वो हर किसी से आगे निकल जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, वो क्वालिटी जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अब आते हैं असली टॉपिक पर। वो एक क्वालिटी क्या है जो औरतों को जेन्युइनली अट्रैक्ट करती है? इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन रुको, ये कोई जेनेरिक सेंसिटिव बनो एडवाइस नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि तुम हर वक्त इमोशनल हो, हर बात पर रोने लगो या ओवर सेंसिटिव बन जाओ। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है, पहला, अपनी इमोशंस को समझना और रेगुलेट करना। दूसरा, दूसरों के इमोशंस को पहचानना और उनके साथ कनेक्ट करना। तीसरा, सोशल सिचुएशंस को नेविगेट करना बिना ड्रामा क्रिएट किए। और चौथा, एम्पैथी दिखाना बिना अपनी बाउंड्रीज खोए। ये 4 पिलर्स हैं और जिस इंसान के पास ये होते हैं वो मैग्नेटिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे रेयर चीज ये है, समवन हु एक्चुअली लिसन्स। लोग सुनते नहीं है, लोग अपनी बारी का वेट करते हैं बोलने का। लोग दूसरे की बात सुनते हुए भी अपना अगला इम्प्रेसिव रिप्लाई सोच रहे होते हैं। लेकिन जो इंसान जेन्युइनली सुनता है, जेन्युइनली समझने की कोशिश करता है, जेन्युइनली दूसरे को फील कराता है कि तुम इम्पोर्टेंट हो, वो इंसान अनफॉरगेटेबल बन जाता है। औरतें हजारों कॉम्प्लीमेंट्स भूल जाती हैं, लेकिन वो कभी नहीं भूलती कि तुमने उन्हें कैसा फील कराया। एक सिनारियो देखो, निखिल और सिमरन एक कॉफी शॉप में बैठे हैं। ये उनकी दूसरी डेट है। सिमरन बता रही है कि उसे रिसेंटली ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिला, जबकि उसे लगता था कि वो डिजर्व करती थी। अब 2 तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। रिएक्शन ए, लो इमोशनल इंटेलिजेंस। निखिल, अरे कोई बात नहीं, अगली बार मिल जाएगा, पॉजिटिव रहो, वैसे मुझे भी एक बार ऐसा हुआ था, लेट मी टेल यू माई स्टोरी। देखो क्या हुआ, निखिल ने सिमरन की फीलिंग को डिसमिस कर दिया, कोई बात नहीं, एक जेनेरिक सोल्यूशन दिया, पॉजिटिव रहो, और फिर टॉपिक अपने ऊपर ले आया। निखिल, दैट मस्ट बी रियली फ्रस्ट्रेटिंग। तुमने इतनी मेहनत की थी उस प्रोजेक्ट पर और फिर रिकॉग्निशन नहीं मिला। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट नाउ? देखो क्या हुआ, निखिल ने सिमरन की फीलिंग को वैलिडेट किया। उसने स्पेसिफिकली रेफर किया उसकी मेहनत को, यानी वो एक्चुअली सुन रहा था पहले की कॉन्वर्सेशंस में, और फिर उसने स्पेस दिया सिमरन को एक्सप्रेस करने का, बजाय खुद सोल्यूशन देने के। पहले रिएक्शन में सिमरन को लगेगा इसे मेरी परवाह नहीं है, बस अपनी बात करनी है। दूसरे रिएक्शन में सिमरन को लगेगा ये एक्चुअली समझता है, ये एक्चुअली केयर करता है। और वो फीलिंग वो किसी लग्जरी डेट से नहीं आती, वो इमोशनल प्रेजेंस से आती है। प्रेजेंस का मतलब सिर्फ फिजिकली साथ होना नहीं है। प्रेजेंस का मतलब है जब वो बोल रही हो तो तुम्हारा पूरा फोकस उस पर हो, उसके शब्दों पर, उसकी इमोशंस पर, उसके साइलेंसेस पर भी। एक और डीपली पर्सनल एग्जाम्पल, काव्या की स्टोरी। काव्या ने 2 रिलेशनशिप्स देखे। पहला विक्रम के साथ, रिच फैमिली, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, हर वीकेंड एग्जॉटिक प्लेसेस पर डेट्स। दूसरा आर्यन के साथ, मिडिल क्लास, सिंपल डेट्स, कभी कभी घर पर बैठकर बातें करना। विक्रम के साथ हर डेट इंस्टाग्राम वर्दी होती थी, लेकिन इमोशनली काव्या को हमेशा कुछ खाली खाली लगता था। विक्रम फिजिकली प्रेजेंट होता था, लेकिन मेंटली वो हमेशा कहीं और होता था, अपने फोन पर, अपने थॉट्स में, अपने नेक्स्ट प्लान में। जब काव्या कुछ सीरियस बात करने की कोशिश करती, अपने इनसिक्योरिटीज के बारे में, अपने फियर्स के बारे में, तो विक्रम अनकंफर्टेबल हो जाता। इतना सीरियस मत हो, एंजॉय करो लाइफ। दूसरी तरफ आर्यन, कोई फैंसी डेट्स नहीं, लेकिन जब काव्या उससे बात करती तो आर्यन का पूरा फोकस उस पर होता। फोन असाइड रख देता, आई कांटेक्ट बनाता, सुनता, जेन्युइनली सुनता। जब काव्या ने अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमा शेयर की तो आर्यन ने उसे जज नहीं किया, उसने उसे फिक्स करने की कोशिश नहीं की, उसने बस सुना और फिर कहा, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी विद दिस, मैं यहाँ हूँ।
काव्या की इनर डायलॉग, विक्रम के साथ मैं हमेशा ऑन रहती थी, परफेक्ट दिखना, परफेक्ट बोलना, कहीं वो बोर ना हो जाए। लेकिन आर्यन के साथ मैं बस मैं हो सकती हूँ, खामियों के साथ, इनसिक्योरिटीज के साथ, और वो अभी भी रहता है, वो अभी भी मुझे चाहता है। लग्जरी एक औरत को अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन इमोशनल सेफ्टी उसे रोक लेती है। तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस। लेयर 2, ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस, रियल वर्सेस फेक का फर्क। दूसरी लेयर, ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस। अब ध्यान से सुनो, कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में बहुत बारीक लेकिन बहुत क्रूशियल फर्क है। एरोगेंस कहता है मैं बाकियों से बेहतर हूँ, कॉन्फिडेंस कहता है मैं अपने बारे में कंफर्टेबल हूँ, तुम अपने बारे में कंफर्टेबल हो, हम दोनों इक्वल्स हैं। एरोगेंस खुद को प्रूव करने की डेस्परेट कोशिश है, कॉन्फिडेंस को किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। और औरतें, स्पेशली इमोशनली मैच्योर औरतें, ये फर्क तुरंत पकड़ लेती हैं। एक सिनेरियो, रजत एंड मेघा। रजत रिसेंटली प्रमोट हुआ है, अच्छी सैलरी पैकेज मिला है, अब वो हर बात में अपनी सक्सेस का रेफरेंस देता है। ओह, यू वेंट टू दैट रेस्टोरेंट, मैं वहाँ रेगुलर हूँ, मेरा मैनेजर वहाँ ट्रीट करवाता है। यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट वर्क, मैं तो अपनी टीम को हैंडल करता हूँ, स्ट्रेस तो मेरे लिए नॉर्मल है। हर सेंटेंस में एक सटल या कभी कभी नॉट सो सटल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मेघा इनिशियली इम्प्रेस हुई, यार सक्सेसफुल लड़का है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता वो इरिटेटेड होने लगी। हर बात में मैं, हर कॉन्वर्सेशन में एक हिडन कंपटीशन, जहां रजत हमेशा जीतना चाहता है। मेघा की इनर थॉट, इससे बात करके मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे हमेशा लगता है कि मैं कम हूँ, ये मुझे इक्वल ट्रीट नहीं करता, ये मुझे इम्प्रेस करना चाहता है। और ऑनेस्टली इट्स एग्जॉस्टिंग। अब कॉन्ट्रास्ट करो इसे देव के साथ। देव भी सक्सेसफुल है, अच्छा करियर, अच्छी लाइफस्टाइल, लेकिन जब वो मेघा से बात करता है तो वो अपने बारे में बोस्ट नहीं करता। जब मेघा उससे पूछती है कि वो क्या करता है तो देव सिंपली बताता है, बिना एम्बेलिशमेंट के, बिना अपनी अचीवमेंट्स का परेड किए। जब मेघा अपनी अचीवमेंट्स शेयर करती है तो देव जेन्युइनली खुश होता है। कोई हिडन जेलसी नहीं, कोई मैं भी वाला रिस्पॉन्स नहीं, बस दैट्स अमेजिंग, मुझे डिटेल्स बताओ। देव की कॉन्फिडेंस सटल है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, वो अपने बारे में कंफर्टेबल है, इसलिए उसे कॉन्स्टेंटली वैलिडेट होना नहीं पड़ता। वो सिक्योर है, इसलिए वो दूसरों को सेलिब्रेट कर सकता है बिना थ्रेटेंड फील किए। असली कॉन्फिडेंस चुप रहता है, नकली कॉन्फिडेंस शोर मचाता है। मेघा की इनर डायलॉग, देव के साथ मुझे compete नहीं करना पड़ता, मुझे छोटा नहीं फील होता, वो मुझे मेरे ड्रीम्स सपोर्ट करता है, मुझे बिलिटल नहीं करता। और ये सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी है। एक और क्रूशियल पॉइंट, वल्नरेबिलिटी। ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस का एक हिडन एस्पेक्ट है वल्नरेबिलिटी दिखाने की हिम्मत। फेक कॉन्फिडेंट लोग कभी अपनी कमजोरियां नहीं दिखाते, वो हमेशा एक परफेक्ट इमेज मेंटेन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अंदर से वो इनसिक्योर होते हैं। रियल कॉन्फिडेंट लोग अपनी कमजोरियां स्वीकार कर सकते हैं, वो कह सकते हैं मुझे इस चीज में डर लगता है, या मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, या मैंने गलती की। और पैराडॉक्सिकली ये वल्नरेबिलिटी उन्हें और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। कहानी समीर और तान्या। समीर हमेशा परफेक्ट दिखने की कोशिश करता था, कभी कोई वीकनेस एडमिट नहीं करता, कभी कोई डाउट नहीं दिखाता। तान्या को लगता था कि समीर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वो समीर को एक्चुअली जानती नहीं है, वो सिर्फ एक इमेज है, एक रियल इंसान नहीं। एक दिन तान्या ने पूछा, तुम्हें डर किस चीज से लगता है? समीर, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। तान्या, सच में? कुछ भी नहीं? नहीं, मैं कॉन्फिडेंट इंसान हूँ। और तान्या को वहीं रियलाइज हुआ, ये इंसान या तो झूठ बोल रहा है या इतना इमोशनली डिस्कनेक्टेड है कि अपनी ही फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं करता। दूसरी तरफ अंश। जब तान्या ने अंश से वही सवाल पूछा, अंश ने थोड़ा सोचा और कहा, मुझे फेलियर से डर लगता है, नॉट इन अ क्रिपलिंग वे बट इट्स देयर। मुझे लगता है कि कहीं मैं अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट ना कर दूं, और ऑनेस्टली समटाइम्स मुझे लगता है कि क्या मैं सच में काफी अच्छा हूँ। तान्या सरप्राइज थी, लेकिन वो क्लोजर फील हुई क्योंकि अंश ने उसे अपनी रियल साइड दिखाई थी, उसने ट्रस्ट किया था उस पर। वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं है, वल्नरेबिलिटी वो ब्रिज है जो दो लोगों को इमोशनली कनेक्ट करती है। तो दूसरी क्वालिटी, ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस विद द करेज टू बी वल्नरेबल। लेयर 3, पर्पस एंड एम्बिशन, वो ड्राइव जो खींचती है।
तीसरी लेयर, पर्पस और एम्बिशन। अब ये सुनो केयरफुली, एम्बिशन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, पर्पस का मतलब सिर्फ करियर में आगे बढ़ना नहीं है। पर्पस का मतलब है तुम्हारी जिंदगी में एक डायरेक्शन है, तुम्हें पता है कि तुम क्यों जी रहे हो, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम किस चीज के लिए पैशनेट हो। और ये बेहद अट्रैक्टिव है। क्यों? क्योंकि एक पर्पसफुल इंसान नीडी नहीं होता, अपनी खुशी किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रखता, अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव चीजों में इन्वेस्ट करता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, ग्रोथ माइंडसेट रखता है। और जब एक औरत एक पर्पसफुल आदमी को देखती है तो वो सोचती है ये इंसान अपनी जिंदगी बिल्ड कर रहा है और अगर मैं इसके साथ हूँ तो हम साथ में कुछ मीनिंगफुल बिल्ड कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट देखो, विराट वर्सेस आकाश। विराट 26 साल का, कोई क्लियर गोल नहीं, जॉब करता है लेकिन पैशन नहीं है, वीकेंड पर पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखता है या दोस्तों के साथ टाइम पास करता है, कोई हॉबी नहीं, कोई स्किल डेवलप नहीं कर रहा, बस एग्जिस्टिंग है। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड नैना से मिलता है तो पूरा फोकस नैना पर होता है, मैसेजेस पर मैसेजेस, कॉल्स पर कॉल्स, क्या कर रही हो, कब मिलेंगी, मुझे बोर हो रहा है। नैना इनिशियली सोचती है वाओ इसे मेरी बहुत केयर है, लेकिन स्लोली, बहुत स्लोली वो सफोकेट फील करने लगती है क्योंकि विराट की पूरी दुनिया नैना के अराउंड घूमती है, उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है। नैना की इनर थॉट, ये इतना अवेलेबल क्यों है हर वक्त, इसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है क्या? मुझे लगता है कि अगर मैं इससे ब्रेकअप करूं तो इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और ऑनेस्टली दैट्स टू मच प्रेशर। अब आकाश को देखो। आकाश 27 साल का, ग्राफिक डिजाइनर, लेकिन सिर्फ 9 to 5 जॉब नहीं, वो अपनी साइड प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, एनिमेशन सीख रहा है, फ्रीलांस क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा है, एक यूट्यूब चैनल शुरू करने की प्लानिंग है। जब वो रिया से मिलता है तो वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी रिया पर डिपेंडेंट नहीं है। कभी कभी वो वीकेंड पर उपलब्ध नहीं होता, यार मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। पहले तो रिया तो थोड़ा अजीब लगता है, अरे दूसरे लड़के तो हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है आकाश की अपनी जिंदगी है, उसके अपने गोल्स हैं, वो मुझे इम्पोर्टेंट मानता है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी खो नहीं रहा है मेरे लिए। और ऑनेस्टली दैट्स सो अट्रैक्टिव। जब आकाश अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता है, अपने ड्रीम्स के बारे में बात करता है, तो उसकी आंखों में एक चमक होती है, एक पैशन होता है, और वो पैशन वो मैग्नेटिक है। औरतें उस आदमी की तरफ खींचती हैं जिसकी अपनी जिंदगी में कुछ हो रहा हो। स्टैग्नेंट लोग बोरिंग लगते हैं, लेकिन यहाँ एक बैलेंस भी जरूरी है। पर्पस और एम्बिशन का मतलब ये नहीं है कि तुम वर्कaholic बन जाओ, कि तुम्हारे पास रिलेशनशिप के लिए वक्त ही ना हो। असली गेम है पर्पसफुल होना प्लस इमोशनली प्रेजेंट होना। जब तुम उसके साथ हो तो पूरी तरह से प्रेजेंट हो, लेकिन जब तुम अपने गोल्स पर काम कर रहे हो तो वहां भी पूरी तरह कमिटेड हो। दिया ने करण को फ्रेंड जोन कर दिया था, लेकिन जब करण ने खुद पर काम किया, अपनी सोशल लाइफ इम्प्रूव की और एक्टिवली डेटिंग सीन में वापस आया, तो दिया को पता चला कि करण दूसरी लड़कियों को डेट कर रहा है। पहले तो दिया को कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि करण जेन्युइनली हैप्पी है, कि दूसरी लड़कियां उसे अट्रैक्टिव फाइंड कर रही हैं, तो सडनली करण ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया। दिया ने सटल हिंट्स देने शुरू किए, आजकल बिजी हो तुम, कब मिलेंगे प्रॉपरली। लेकिन करण अब वो करण नहीं था जो इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाता, अब वो एक्चुअली बिजी था, एक्चुअली ऑप्शंस थे उसके पास। जब तुम्हारे पास ऑप्शंस होती हैं तो तुम डेस्परेट नहीं दिखते, और नॉन डेस्परेशन सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी है। तो पांचवी ट्रिक, बिल्ड सोशल प्रूफ, लेट हर सी दैट यू आर वांटेड बाय अदर्स। लेयर 6, द अल्टीमेट पावर मूव, जब तुम जेन्युइनली मूव ऑन वो तब आती है। और अब आखिरी और सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल लेयर है जेन्युइन डिटैचमेंट। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, सारी ट्रिक्स, सारी स्ट्रैटेजीज, सारी ट्रांसफॉर्मेशंस, ये सब तब तक इनकम्प्लीट है जब तक तुम जेन्युइनली मूव ऑन नहीं करते। अगर तुम सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए जिम जा रहे हो, सिर्फ उसे जेलस बनाने के लिए सक्सेस चेज कर रहे हो, सिर्फ उसे रिग्रेट कराने के लिए बदल रहे हो, तो तुम अभी भी उसके कंट्रोल में हो। असली पावर तब आती है जब तुम जेन्युइनली अपने लिए बदलते हो, जब सक्सेस तुम्हारा पर्सनल गोल बन जाती है, न कि उसे दिखाने का टूल, जब तुम्हारी खुशी उसकी रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करती। विक्रम की जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट आया। शुरू में वो मीरा को दिखाने के लिए बदल रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो खुद के लिए बदलने लगा। उसे जेन्युइनली जिम में मजा आने लगा, उसे जेन्युइनली करियर में इंटरेस्ट आने लगा, उसे जेन्युइनली नई चीजें सीखने में जॉय मिलने लगी। और जिस दिन उसने मीरा के बारे में सोचना बंद कर दिया,
उसी दिन मीरा ने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। ये यूनिवर्स का एक क्रूअल आयरनी है, जब तक तुम किसी को चाहते हो वो तुमसे दूर भागता है, और जब तुम जेन्युइनली उसे नहीं चाहते तो वो तुम्हारे पास आता है। मैं तुम्हें एक और डीपली पर्सनल स्टोरी बताता हूँ, राज और अनन्या की। राज 5 साल तक अनन्या को चाहता रहा, कॉलेज से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक, लेकिन अनन्या हमेशा उसे बेस्ट फ्रेंड मानती रही। राज टूट गया, डिप्रेशन में चला गया, थेरेपी लेनी पड़ी। कहानी हर्ष और दिव्या। हर्ष स्टार्टअप शुरू कर रहा था, बहुत बिजी था, लेकिन उसने दिव्या के साथ एक कमिटमेंट बनाई। हर शुक्रवार शाम सिर्फ तुम्हारे लिए, कोई फोन, कोई लैपटॉप, कोई वर्क, बस हम दोनों। और वो कमिटमेंट उसने कंसिस्टेंटली मेंटेन की। दिव्या को पता था कि हर्ष बिजी है, लेकिन उसे ये भी पता था कि हर्ष उसे प्रायोरिटी देता है। जब वो साथ होते थे तो हर्ष फुली प्रेजेंट रहता था, और बाकी दिनों में दिव्या को प्राउड फील होता था। उसका बॉयफ्रेंड कुछ मीनिंगफुल बिल्ड कर रहा था, वो सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहा था जिंदगी में। एम्बिशन अट्रैक्ट करती है, लेकिन बैलेंस रोक लेता है। तो तीसरी क्वालिटी, पर्पस एंड एम्बिशन विद बैलेंस। लेयर 4, रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी, वो ट्रेट जो सब बदल देता है। चौथी लेयर, और ये शायद सबसे अंडररेटेड बट क्रूशियल है, रिस्पेक्ट और इक्वालिटी। सुनो, बहुत सारे लड़के सोचते हैं कि औरतों को ट्रीट करना है, फ्लावर्स दो, गिफ्ट्स दो, डोर्स खोलो, कॉम्प्लीमेंट्स दो। और हाँ, ये सब अच्छे जेस्चर्स हैं, लेकिन अगर इन सब के पीछे जेन्युइन रिस्पेक्ट नहीं है तो ये सब हॉलो है। जेन्युइन रिस्पेक्ट का मतलब है उसकी ओपिनियंस को वैल्यू देना, चाहे वो तुम्हारी ओपिनियन से डिफरेंट हो, उसकी डिसीजंस को रिस्पेक्ट करना, चाहे तुम अग्री न करो, उसकी बाउंड्रीज को समझना और उन्हें क्रॉस न करना, उसे एक इक्वल पार्टनर मानना, न कि किसी को रखने या संभालने वाली चीज। बहुत सारे लड़के कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली औरतों को एक पेडिस्टल पर रख देते हैं, तुम क्वीन हो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, या फिर उल्टा, औरतों को इन्फीरियर मान लेते हैं, मैं आदमी हूँ, मेरी बात फाइनल है। दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं और दोनों ही अनहेल्दी हैं। हेल्दी रिलेशनशिप में इक्वालिटी होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होते हैं। सिनारियो, कार्तिक और आरोही। आरोही को एक जॉब ऑफर मिला है दूसरे शहर में, बेहतर पैकेज, बेहतर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। कार्तिक का फर्स्ट रिएक्शन, लेकिन मेरा क्या, हम लॉन्ग डिस्टेंस कैसे करेंगे, तुम यहाँ भी तो जॉब ढूंढ सकती हो। देखो, कार्तिक ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, आरोही की करियर ग्रोथ को उसने सेकेंडरी मान लिया। आरोही को लगा मेरे सपने इसके लिए मैटर नहीं करते, ये सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के बारे में सोच रहा है। अब कॉन्ट्रास्ट करो राहुल के साथ। जब स्मृति को सिमिलर अपॉर्चुनिटी मिली तो राहुल का रिएक्शन था, वाओ दैट्स अमेजिंग, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, मुझे सारी डिटेल्स बताओ, हम फिगर आउट करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस को, तुम्हारी ग्रोथ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो फर्क, राहुल ने स्मृति के सक्सेस को सेलिब्रेट किया, उसने उसे गिल्ट नहीं दिलाया, उसने अपनी डिस्कम्फर्ट को स्मृति के ड्रीम से ऊपर नहीं रखा। स्मृति की इनर फीलिंग, राहुल मुझे सच में पार्टनर मानता है, मेरे गोल्स उसके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने उसके खुद के, ये इंसान मेरे साथ है, मुझे रोकने के लिए नहीं, मुझे बढ़ाने के लिए। असली प्यार किसी को पास रखना नहीं है, असली प्यार किसी को उड़ने देना है और साथ में उड़ना है। एक और एग्जाम्पल, ओपिनियंस और डिसीजंस। संजय और पूजा एक रेस्टोरेंट चुन रहे हैं। संजय, चलो इस इटालियन जगह चलते। पूजा, मुझे एक्चुअली आज कुछ इंडियन खाने का मन है। संजय, अरे इटालियन ट्राई करो, तुम्हें पसंद आएगा, ट्रस्ट मी। पूजा, लेकिन मुझे सच में इंडियन खाना है। ओके फाइन, तुम्हारी मर्जी। अनॉयड टोन। देखो, संजय ने पूजा की चॉइस को इतनी सीरियसली नहीं ली, उसने अज्यूम किया कि उसे बेहतर पता है, और जब पूजा ने इंसिस्ट किया तो वो इरिटेटेड हो गया। छोटी बात लग सकती है, लेकिन ये बातें पैटर्न बनती हैं। अब आदित्य और मीरा। आदित्य, कहाँ खाना है आज? मीरा, मुझे इंडियन खाने का मन है। आदित्य, परफेक्ट, कौन सी जगह अच्छी रहेगी? सिंपल, सीधा, उसने मीरा की चॉइस को वैल्यू दी। रिस्पेक्ट छोटी छोटी बातों में दिखती है, ग्रैंड जेस्चर्स में नहीं, डेली इंटरैक्शंस में। तो चौथी क्वालिटी, जेन्युइन रिस्पेक्ट एंड ट्रीटिंग हर एज एन इक्वल। लेयर 5, कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी, वो ट्रस्ट जो बिल्ड होता है। पांचवी लेयर, कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी, ये वो क्वालिटी है जो शुरू में शायद दिखती नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा मैटर करती है। तुमने नोटिस किया होगा, बहुत सारे लड़के शुरू में बहुत रोमांटिक होते हैं, गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, सरप्राइज डेट्स, कांस्टेंट अटेंशन, लेकिन कुछ महीनों बाद सब ठंडा पड़ जाता है, वो इनिशियल एफर्ट गायब हो जाती है। और औरतें ये पैटर्न पहचान लेती है। कंसिस्टेंसी वो है जो बताती है कि तुम्हारा इंटरेस्ट जेन्युइन है या बस इनिशियल अट्रैक्शन।
कहानी विवेक और सारा। विवेक ने सारा को इम्प्रेस करने के लिए बहुत एफर्ट किया। हर दिन गुड मॉर्निंग मैसेज, वीकली फ्लावर्स, सरप्राइज कॉफी डिलीवरीज। सारा इम्प्रेस हुई, वाओ इतना थॉटफुल है। लेकिन 3 महीने बाद सब खत्म। कोई गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं, कोई सरप्राइजेज नहीं, बस बेसिक रिप्लाईज। सारा कंफ्यूज हुई, क्या हुआ, पहले तो इतना एफर्ट करता था। उसे रियलाइज हुआ वो सब एफर्ट पाने के लिए था। जब विवेक को लगा कि सारा मिल गई तो उसने एफर्ट करना बंद कर दिया। सारा को लगा मैं एक अचीवमेंट थी इसके लिए, एक चैलेंज। अब जब मैं मिल गई तो मेरी वैल्यू खत्म हो गई। अब अर्जुन और ईशा। अर्जुन भी शुरू में रोमांटिक था, लेकिन फर्क ये था उसने वो एफर्ट मेंटेन किया। 6 महीने बाद भी, साल भर बाद भी वो स्टिल थॉटफुल था। हर दिन गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं, लेकिन हफ्ते में कभी कभी एक स्वीट नोट। हर हफ्ते फ्लावर्स नहीं, लेकिन महीने में एक बार सरप्राइज। और सबसे बड़ी बात, जब उसने कहा मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए, तो वो एक्चुअली था। जब ईशा को जरूरत थी, अर्जुन शोड अप कंसिस्टेंटली। ईशा की फीलिंग, अर्जुन पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। वो सिर्फ बातें नहीं करता, वो करके दिखाता है। और वो कंसिस्टेंसी वो सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी है। कंसिस्टेंसी सिर्फ रोमांटिक जेस्चर्स में नहीं, कम्युनिकेशन में भी। अगर तुमने कहा कि मैं कॉल करूंगा तो करो। अगर तुमने प्लान बनाया तो कैंसिल मत करो बिना जेन्युइन रीजन के। अगर तुमने प्रॉमिस किया तो निभाओ। औरतें ग्रैंड प्रॉमिसेस से इम्प्रेस नहीं होती, औरतें छोटे छोटे प्रॉमिसेस को निभाने से इम्प्रेस होती हैं। तो 5वीं क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी। लेयर 6, सेंस ऑफ ह्यूमर एंड लाइट हार्टेडनेस। वो वाइब जो साथ रहने लायक बनाती है। 6ठी और लास्ट लेयर, सेंस ऑफ ह्यूमर और लाइट हार्टेडनेस। लाइफ सीरियस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है, और ऐसे में एक इंसान जो तुम्हें हंसा सके, जो तुम्हारे साथ लाइट मोमेंट क्रिएट कर सके, जो हर चीज को बोझ ना बनाए, वो इंसान प्रेशियस हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ह्यूमर का मतलब सिर्फ जोक्स मारना नहीं है। ह्यूमर का मतलब है लाइफ को थोड़ा लाइटली लेना, प्लेफुल होना, फन होना। सिनेरियो, राघव और नेहा। नेहा एक स्ट्रेसफुल डे के बाद घर आती है, बहुत टायर्ड, बहुत इरिटेटेड। राघव देखता है और कहता है, रफ डे था? नेहा, बहुत। मेरे बॉस ने फिर से अनरियलिस्टिक डेडलाइन दे दी। राघव इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली ट्राइंग टू फिक्स इट कहता है, ओके, मैं ऑफिशियली तुम्हारे बॉस को चैलेंज करता हूँ थंब रेसलिंग में। विनर गेट्स टू सेट द डेडलाइंस। नेहा डिस्पाइट हर बैड मूड थोड़ा स्माइल करती है। राघव, देखा, मेरी मास्टर प्लान काम कर गई। पहले स्माइल, फिर प्रॉपर वेंट आउट करो। देखो, राघव ने सिचुएशन को लाइटन किया, लेकिन डिसमिस नहीं किया। उसने नेहा को हंसाया, लेकिन उसकी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं किया। ये बैलेंस है। कुछ लड़के सोचते हैं कि फनी होने का मतलब है हर वक्त जोक्स क्रैक करना, हर सीरियस बात को हल्के में लेना। नहीं, वो अनोइंग है। लाइट हार्टेडनेस का मतलब है सीरियस भी हो सको जब जरूरत हो, लेकिन हर छोटी बात को ड्रामा ना बनाओ। ऐसे इंसान के साथ रहना इजी होता है जो जिंदगी को एंजॉय कर सके। हर वक्त टेंशन में रहने वाला इंसान एग्जॉस्टिंग होता है। तो 6ठी क्वालिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर और लाइट हार्टेडनेस। तो अब सारी क्वालिटी समझ ली। इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस विद वल्नरेबिलिटी, पर्पस एंड एम्बिशन, रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी, कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सच है, ये सब एक पैकेज में आनी चाहिए। तुम सिर्फ फनी हो लेकिन अनरिलायबल हो, काम नहीं करेगा। तुम पर्पसफुल हो लेकिन डिसरिस्पेक्टफुल हो, टिकेगा नहीं। तुम कंसिस्टेंट हो लेकिन इमोशनली एब्सेंट हो, खाली लगेगा। ये सब क्वालिटीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और जब ये सब एक साथ होती है तब तुम मैग्नेटिक बन जाते हो। अब कुछ ब्रूटल ट्रूथ्स। लुक्स तुम्हें फर्स्ट डेट दिला सकती हैं, लेकिन कैरेक्टर तुम्हें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिलाती है। पैसा कंफर्ट ला सकता है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन खुशी लाती है। तुम किसी को टेम्परेरीली इम्प्रेस कर सकते हो फेक बनकर, लेकिन तुम किसी को परमानेंटली अट्रैक्ट कर सकते हो ऑथेंटिक बनकर। औरतें सिर्फ स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं चाहती, वो इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी चाहती है जो अपनी और उनकी इमोशंस को समझ सके। रिस्पेक्ट देना अट्रैक्टिव है, लेकिन बाउंड्रीज मेंटेन करना और भी अट्रैक्टिव है। कंसिस्टेंसी बोरिंग नहीं है, कंसिस्टेंसी वो फाउंडेशन है जिस पर ट्रस्ट बिल्ड होता है। वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं है, वल्नरेबिलिटी वो करेज है जो रियल कनेक्शन बनाती है। पर्पस होना अट्रैक्टिव है, क्योंकि ये बताता है कि तुम अपनी जिंदगी में डायरेक्शन रखते हो, तुम किसी और पर डिपेंडेंट नहीं हो हैप्पीनेस के लिए। ह्यूमर सिर्फ जोक्स नहीं है, ह्यूमर वो पर्सपेक्टिव है जो लाइफ को एंजॉयबल बनाता है। तुम्हारी वैल्यू इस बात में नहीं है कि तुम कितने पैसे कमाते हो,
तुम्हारी वैल्यू इस बात में है कि तुम किसी को कैसा फील कराते हो। एक आखिरी कहानी। रोहन 32 साल का, एवरेज लुक्स, मिडिल क्लास बैकग्राउंड, टीचर बाय प्रोफेशन। उसे लगता था कि उसकी लीग लिमिटेड है, कि वो सिर्फ एवरेज लड़कियों को ही अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन फिर उसने एक डिसीजन लिया, वो अपने आप पर काम करेगा। नॉट फिजिकली, ऑल्दो वो भी थोड़ा किया, बट इमोशनली, मेंटली, पर्सनली। उसने थेरेपी ली, अपनी इनसिक्योरिटीज पर काम किया, बुक्स पढ़ी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव की, अपने पैशंस को रीडिस्कवर किया, फोटोग्राफी, राइटिंग। धीरे धीरे वो ज्यादा कॉन्फिडेंट बना, ज्यादा सेल्फ अवेयर बना, ज्यादा इंटरेस्टिंग बना। और फिर उसकी मुलाकात हुई आयशा से, एक सक्सेसफुल लॉयर, ब्यूटीफुल, वेल एजुकेटेड। रोहन के दोस्तों को लगा यार ये तेरे लीग से बाहर है, लेकिन आयशा ने रोहन में कुछ देखा, उसकी डेप्थ देखी, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस देखी, उसका जेन्युइन नेचर देखा। 3 साल बाद उनकी शादी में आयशा ने अपनी स्पीच में कहा, मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल आदमी देखे, बहुत सारे हैंडसम आदमी देखे, लेकिन रोहन वो इंसान है जिसने मुझे एक्चुअली देखा, मेरी बातें सुनी, मेरी फीलिंग्स को समझा, मेरे साथ इक्वल की तरह बिहेव किया। और वो क्वालिटीज वो किसी भी बैंक बैलेंस या जॉ लाइन से ज्यादा वैल्यूएबल है। सबसे बड़ी अट्रैक्टिवनेस वो नहीं है जो मिरर में दिखती है, सबसे बड़ी अट्रैक्टिवनेस वो है जो तुम्हारे कैरेक्टर में, तुम्हारी बिहेवियर में, तुम्हारी एनर्जी में होती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच बदली तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ इन क्वालिटीज में से कौन सी क्वालिटी तुम सबसे पहले डेवलप करना चाहते हो। याद रखो, चेंज रातों रात नहीं होता, लेकिन हर छोटा स्टेप तुम्हें बेटर बनाता है। तो शुरू करो आज से।